हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको सीटेट की पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कंटेंट, मॉक क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल करवाया जाएगा। चलिए आज के वीडियो पे चलते हैं। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हमेशा पूछे ही जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो एग्जामिनर है वो इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर लगाता है। तो आज के वीडियो में हम कंटेंट भी देखेंगे और कुछ करॉस्पॉन्डिंग उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब भी हम दिमाग में इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे माइंड में आती है वो आती है इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि करंट। करंट क्या होता है दोस्तों? करंट होता है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज उसमें से निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? करंट। मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें से एक यूनिट टाइम में जितना हमारा चार्ज निकल रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q/T, जिसमें हमारा Q क्या होता है? हमारा Q होता है चार्ज और T होता है हमारा टाइम, ठीक है। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम कि हमारे एक टाइम में, यानी कि एक सेकंड में हमारा जितना आपका चार्ज उस कंडक्टर से जा रहा है, उससे पास हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जहाँ से फ्लो करता है वही होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो के अंदर देखिए, ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो आपकी स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? यहाँ है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, देखिए ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका जो करंट का फ्लो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? जिस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा इस करंट के फ्लो के अपोजिट होता है, ठीक है। कैसे होता है? अपोजिट होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, हमारा जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ से निकलते हैं। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसकी एम्पियर होती है। अगर मैं कहती हूँ कि इसके अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यदि मैं कहती हूँ किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक है। कितने? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम अपने करंट को मेजर कैसे कर सकते हैं। कोई भी हमारा सर्किट है, उसके अंदर से हमारा कितना करंट पास हो रहा है, इस बात को हम मेजर कैसे करते हैं? तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारा एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं? एमीटर। और ये जो एमीटर होता है इसे हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। इसे हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है, इसे याद रखिएगा। एमीटर क्या है? वो डिवाइस है जो कि हमारे को इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट बताता है कि किसी भी सर्किट में हमारा कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो हम किससे नापते हैं? एमीटर से नापते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है जिसमें हमने क्या करा है, यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया है जो हमें ये बताएगा कि इस पूरे सर्किट के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक का हमारा एक कंसेप्ट हुआ। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, यदि हम किसी भी दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन आपका एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाते हैं। जब हम दो आपके ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम चार्ज बाय फ्रिक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं?
चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, आपका जो सरफेस इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, उस पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो सरफेस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। वो यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है उस पर। क्यों आ जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, हमारे नेगेटिव होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव होते हैं, इसलिए जो भी सरफेस हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो दूसरा सरफेस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और ये सभी को पता होगा कि दो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करते हैं, ये से याद रखिएगा। लाइक चार्जेस हमेशा क्या करेंगे, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस का मतलब जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, और अनलाइक चार्जेस का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे समझाया है। मान लीजिए एक ग्लास रोड है, उसको यदि आप सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होगा। जब आप किसी भी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो क्या होता है, आपका जो ग्लास रोड होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो सिल्क क्लॉथ होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेबल दी है जिसको आप एक बार देख सकते हैं और इसे याद कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती हैं, और कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमारा नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती हैं। चलिए अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ ये कहते हैं कि हमारा जो V, दैट इज वोल्टेज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I करंट। यानी कि हमारी जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, करंट की। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझिए वोल्टेज क्या होती है। वोल्टेज होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर पावर सोर्स है, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है, यानी कि कितने करंट को वो पुश करता है, प्रेशर देता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। यानी कि जितना हमारा वोल्टेज ज़्यादा होगा उतना ही हमारा करंट बढ़ता चला जाएगा। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। यही हमारा ओम्स लॉ कहता है। ओम्स लॉ कहता है कि यदि हम किसी भी सर्किट के अंदर उसका वोल्टेज बढ़ा दें तो उसका करंट भी आपका बढ़ जाएगा। और ये जो हमारा साइन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, जो हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है दो फैक्टर्स के बीच में। ठीक है, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं तो हम इक्वल का साइन लगाते हैं, और इस इक्वल के साइन को हटा के हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं आर। ठीक है, आर क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये हमारा एक ट्रायंगल मेथड है ओम्स लॉ का, जो आपको फॉर्मूला याद करने में हेल्प करता है। ये क्या कहता है, यदि हमें V निकालना हो तो हम क्या करेंगे, I इंटू आर करेंगे। यदि हमें I निकालना हो तो V बाय आर, और अगर हमें R निकालना हो तो V बाय आई। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं, या सीधा फॉर्मूला याद कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अभी हमने पढ़ा कि जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं साइन को तो वो हमारा आर होता है, और आर हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि हम किसी कंडक्टर में, ठीक है, कितना उसको हम रोक पाते हैं, करंट को रोकने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। करंट को रोकने की जो क्षमता होती है, यानी कि उसके जो फ्लो को रोकने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। होता क्या है कि यदि हम क्या करते हैं, आपका रजिस्टर लगा देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका कोई डिवाइस है। ठीक है, इसका यदि हम हाई रेजिस्टेंस कर दें, क्या कर दें, हाई रेजिस्टेंस। अब जब ये डिवाइस जो है इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा करंट को रोकेगा। इसे याद रखिएगा, यदि इसका रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये क्या करेगा, ज़्यादा करंट को रोकेगा। एज अ रिजल्ट जो हमारी जो करंट है वो यहाँ पे इकट्ठी होती चली जाएगी।
ठीक है। जब हमारी यहाँ पे करंट इकट्ठी होती चली जाएगी तो हमारी जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी किस में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। अब समझ में आया रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, जो हमारा करंट आ रहा होता है उसके फ्लो को रोकता है। अब जब वो फ्लो को रोक रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा करंट इकट्ठा हो रहा है, और जब हमारा करंट इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या करेगा, हमारी इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने बल्ब लगा दिया तो बल्ब आपका क्या करने लगेगा, आपका जो बल्ब का फिलामेंट है वो ग्लो करने लगेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। हमारी जो रेजिस्टेंस है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। क्या इसका कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम इसका जो लेंथ है वो बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है, वैसे ही हमारा इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब आप कहेंगे क्यों, देखिए यहाँ से आपका करंट गया, ठीक है, अब यहाँ पे जगह जगह पे आपके क्या लगे होंगे, रजिस्टर्स। अब जितना जहाँ हमारा क्या है, जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे तो सीधी सी बात है उसे उतने ही ज़्यादा रजिस्टर्स के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एरिया भी कम है, तो एरिया कम होने की वजह से और लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। और एरिया से क्या होता है, हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जो रेजिस्टेंस है वो एरिया से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसका एरिया बढ़ा दें तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा करंट यहाँ से फ्लो करने लगेगा, तो एज अ रिज़ल्ट हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि लेंथ बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ज़्यादा हमारा रोकने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि करंट हमारा कम पास हो पाता है। ठीक है, और अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं तो अब यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा जा पाएगा, इसलिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारा आता है ये रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये किसकी होती है, ये होती है हमारे मटेरियल की। किसकी होती है, मटेरियल की। तो याद रखिएगा वो फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो कौन कौन से होते हैं, लेंथ, एरिया और मटेरियल। आइए चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है इसी टॉपिक से। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ मेटलिक कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट को किसी मेटलिक कंडक्टर से पास किया जाता है तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, अभी हमने डिस्कस किया था, वो किस पे डिपेंड करती है, आपके मटेरियल, लेंथ और थिकनेस, ये तीनों पे ही डिपेंड करती है। अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ इन्होंने ओनली लगा दिया, इस वजह से ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक क्वेश्चन और आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, इसको ध्यान से समझिएगा। What would be the effect of electrical resistance, हमें पूछा है कि R के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा if its length and area of the cross sections are double। ठीक है, अगर जो लेंथ है और जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है उसे डबल कर दिया जाए। देखिए हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इन्होंने कहा है कि आपके नए रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रो तो मटेरियल सेम है तो ये तो चेंज नहीं होगा, लेंथ को भी डबल कर देते हैं और एरिया भी हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, एरिया भी डबल, तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ 2/2 रो लेंथ अपॉन एरिया। ठीक, आर न्यू इज इक्वल टू 2/2, ये हमारा क्या था, आर ओल्ड। ठीक है, तो जब हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या निकल के आया, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओल्ड रेजिस्टेंस। तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है यदि हम दोनों चीज़ों को डबल कर देंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अभी हमने इसे न्यूमेरिकली भी प्रूव किया। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेटअप इन सच अ वे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है उसे इस तरीके से सेटअप किया गया है दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी वी, कि जो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी वी इज कनेक्टेड टू द बल्ब V1 विच इज कनेक्टेड टू अ, ठीक है देखिए कुछ इसमें ये कहा गया है आपका, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, एंड दिस इज योर बैटरी वोल्टेज V। ये आपका बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, और ये आपका रेजिस्टर है, ठीक, दिस इज योर रेजिस्टर। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम R की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसे इंक्रीज कर दें, तो B और B1 और B2 पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ा दें, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा दें। तो अब सबके दिमाग में क्या चीज़ आएगी कि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। बच्चों हमें यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिर्फ रजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है, इन्होंने कहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ा दें। तो याद रखिएगा कि जो बल्ब होता है इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? अपना भी एक बल्ब, इसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, दोनों बल्ब का। तो यदि हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि हमारे ये जो दोनों ही बल्ब हैं, ठीक है, देखिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये तो डिम होगा, लेकिन हमारा क्योंकि बल्ब B1 इसका भी अपना एक रेजिस्टेंस है, और अगर हम इस B1 के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब दोनों ही कैसे हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि करंट का फ्लो वो रोक देगा। तो यही है कि बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डिमर। ऑप्शंस में दे रखा है B1 विल बिकम डिमर। देखिए B1 यहाँ से देख, इतना तो पक्का है कि आपका जो B2 है वो तो डिम होगा ही होगा, ठीक है, अनचेंज तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो ऑप्शन गलत है। B2 आपको पता है हर हाल में क्या होगा, डिम होगा ही होगा। तो ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पे बस कंसेप्ट यहाँ पे जो है समझने वाला वो यही है कि जो B1 है, ठीक है, B1 का भी अपना रेजिस्टेंस होता है, और हमें इन्होंने कहा है कि हमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दें, अगर हम R की वैल्यू को बढ़ा दें तो क्या होगा, तो हमारा जो B1 है वो भी आपका डिम हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। चलिए अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किसकी बात करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हम रेजिस्टेंस को किस किस कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस हमारा दो कॉम्बिनेशन में लग सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखिए ये हमारा वोल्टेज है V, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे जितने भी आपके वो होते हैं अप्लाइंसेस, ठीक है, जितने भी अप्लाइंसेस होंगे, यानी कि मान लीजिए यहाँ बल्ब है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें एक ही तार से जोड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, इनको एक ही तार से जोड़ते हैं। अब देखिए जब हमारा एक ही तार से जुड़ेगा सब कुछ, तो सीधी सी बात है कि जो जितना करंट हमारे को इसमें मिला, ठीक है, वही करंट इसमें जाएगा और वही करंट हमारा इसमें जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि V1 V2 V3 करंट तीनों में सेम जाएगा, लेकिन हमारा जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन जब हम पैरेलल सर्किट लगाते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज निकलती है। अब क्या होगा, वोल्टेज तो सब में सेम जाएगी, ठीक है, जितना वोल्टेज इसको मिलेगा उतना ही इसको मिलेगा, उसको उतना ही इसको मिलेगा। लेकिन जो करंट होता है, जो करंट होगा वो तीनों में डिफरेंट होगा, ठीक है। हमारे जो घर के अप्लाइंसेस होते हैं वो हमारे पैरेलल सर्किट में लगे होते हैं। इसका क्या बेनिफिट मिलता है, यदि हमारा एक अप्लाइंसेस ख़राब हो जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरे अप्लाइंसेस पे, यानी कि दूसरे अप्लाइंसेस हमारे आराम से चलते रहेंगे। ये हमारा फ़ायदा होता है किसका? पैरेलल सर्किट का। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमें निकालना हो टोटल रेजिस्टेंस, क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, यदि हमारे अप्लाइंसेस सीरीज में हैं, ठीक है, यानी कि 1 2, ठीक है, ये हमारा 2 ओम का है,
ये हमारा 2 ओम का है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमारे सीरीज में है R1 प्लस R2 तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2 यानी कि 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 4 ओम। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा आपका 4 ओम। लेकिन यदि हमारे अप्लायंसेस किस में है, पैरेलल कनेक्शन में है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, एक पैरेलल में हम यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 ओम और यहाँ पे भी 2 ओम। तो याद रखिएगा इसका जो आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 2। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 दैट इज आरपी हमारा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, यानी कि अगर देखिए हमने जो सेम सर्किट है, ठीक है, जब हमने सीरीज में लगाया तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आया, 4 ओम, और जब हमने उसी चीज़ को पैरेलल में लगाया तो हमारा रेजिस्टेंस क्या आया, 1 ओम। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है सबसे ज़्यादा किस केस में होता है, आपके सीरीज़ के केस में होता है, और पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारा प्रीवियस ईयर में, इसमें कहा गया है राधिका कनेक्ट अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 आइडेंटिकल सेल्स विद अ सीरीज अरेंजमेंट ऑफ 2 बल्ब। मतलब देखिए इन्होंने क्या करा है, राधिका ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट करा है, एक बल्ब दूसरा बल्ब, ठीक है, 2 सेल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, कुछ इस तरीके से बना रखा है। वॉट शुड शी डू टू मेक द बल्ब ग्लो डिमर। अब उसे क्या करना है, ये जो 2 बल्ब्स उसने हैं उसको क्या करना है, डिम करना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये 2 वोल्टेजेस लगा रखे हैं, 2 बैटरी लगा रखी हैं, ये दोनों ही हमारा क्या काम कर रही हैं, करंट देने का काम कर रही हैं। सीधी सी बात है भाई, यहाँ से भी करंट जा रहा है, यहाँ से भी करंट जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे ये भी ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है। अब हमें क्या करना है, इनका जो ग्लो है वो डिम करना है। तो आप कैसे करोगे, इन्होंने कहा है कि आप सेल को चॉक से रिप्लेस कर दोगे। देखिए अगर आप चॉक से रिप्लेस कर दोगे तो बैड कंडक्टर है तो करंट तो फ्लो होगा ही नहीं। रिप्लेस वन सेल विद द पीस ऑफ मेटल वायर। अब इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे कि एक सेल को हम मेटल वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या होगा, उस मेटल वायर से हमारा करंट जाएगा, और क्योंकि अब एक सेल हमारा कम हो गया तो कम करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से ये जो क्या होंगे, हमारे बल्ब डिम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक चीज़ याद रखिएगा, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है हमारा, करंट कंट्रोलिंग एपरेटस। क्या होता है, करंट कंट्रोलिंग एपरेटस। इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा करंट का फ्लो है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है, उसे मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है उसे मैनुअली आपका कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, रेजिस्टेंस को बढ़ाकर या फिर घटा के। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए, अब हमारा आता है लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हमारे कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी है जो हमारे आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे टैप वाटर, सॉल्ट वाटर, विनेगर, लेमन जूस। और पुअर कंडक्टर कौन से होते हैं, शैम्पू, शुगर, हनी, डिस्टिल्ड वाटर। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे ये डिस्टिल्ड वाटर है, यदि मैं इसके अंदर सॉल्ट मिला दूँ, यदि मैं इस वाटर के अंदर सॉल्ट मिला दूँ तो क्या होगा, ये भी अब आपका गुड कंडक्टर में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो कंडक्टर्स हैं ये आपके इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री आयंस। क्या होते हैं, फ्री आयंस। देखिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। तो अभी हमने पढ़ा था विनेगर भी करती है, लेमन जूस भी करती है, सॉल्ट वाटर भी करता है। डिस्टिल्ड वाटर हमारे एक ऐसा मटेरियल है जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयंस नहीं होते।
ठीक है। सो दिस इज़ ऑल गाइस, आपका इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी हद तक सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट